हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जुलै मैं मोहम्मद इलियास आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहा हूँ। प्रीवियस लेक्चर में जो कि लेक्चर 19 था, उसमें आखिर में हमने पढ़ा था ओम्स लॉ के बारे में और हमारा एक्सप्रेशन आया था V इज इक्वल टू IR। यहाँ पे V हमारा पोटेंशियल डिफरेंस था अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, I हमारा इलेक्ट्रिक करंट था और R कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी था जिसे हमने कहा था रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आज इसी रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इसका सिंपल सा डिफिनेशन है। रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है? रेजिस्टेंस का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शंस मतलब रुकावट। तो कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होते समय जितना भी उसके लिए जो रेजिस्टेंस हो, उसके लिए जो रुकावटें होती है, करंट फ्लो के लिए जितने भी रुकावटें होती है कंडक्टर के अंदर, उन रुकावटों को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस किस वजह से होती है? ये रेजिस्टेंस होती है जो एटम्स, उस कंडक्टर के अंदर जो एटम्स मौजूद होता है उनकी वजह से ये रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ाते समय मैंने कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ जा रहा होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तब वो इन एटम के साथ जो इसके अंदर मौजूद है, इन एटम के साथ बार बार टकराता रहता है और इसकी काइनेटिक एनर्जी बार बार लॉस होती रहती है। ठीक है, तो इन्हीं एटम्स के वजह से ये रेजिस्टेंस होती है। ठीक, तो रेजिस्टेंस को हम इस तरह से लिख सकते हैं। रेजिस्टेंस इज defined as the obstruction posed by a conductor is defined as the obstruction posed by a conductor to the flow of current passing through it। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का मतलब हुआ ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावटें। तो कंडक्टर के अंदर जितनी भी रुकावटें हैं इन एटम्स की वजह से, उन ऑब्स्ट्रक्शन को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हम इस तरह से लिखेंगे, ऑब्स्ट्रक्शन पोज्ड बाय ए कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक, तो रेजिस्टेंस का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर I को हम इस तरफ लाए तो R हमारा बन जाएगा V अपॉन I। ठीक, तो इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, रेजिस्टेंस इज डिफाइंड इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर। ठीक है, तो हम इस तरह से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, तो इसका ऐसा यूनिट जो होता है वो होता है ओम्स। ठीक है, और इसको हम इस सिंबल के साथ डिनोट करते हैं, इस सिंबल के साथ। इस सिंबल को हम कहते हैं ओमेगा, इसे हम कहते हैं ओमेगा। ठीक है, तो 1 ओम कितने के बराबर होता है? तो 1 ओम्स बराबर होता है, 1 ओम बराबर होता है वोल्टेज को, पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्ट में मेजर करते हैं, तो 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय, और करंट को हम एम्पियर में मेजर करते हैं, तो ये हुआ 1 एम्पियर। तो 1 ओम कितने के बराबर होता है? 1 वोल्ट पर एम्पियर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हुआ रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। तो
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये है फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस है किसी भी वायर का वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये मेनली 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहला जो है ये डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द वायर पे, लेंथ ऑफ द वायर पे। दूसरा ये डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे ऑफ द वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर पे, ठीक। और तीसरा ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे, कौन सा मटेरियल हम यूज कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। और चौथा ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, टेम्परेचर पे, ठीक है। अब इनको एक सिंपल एग्जांपल देके मैं समझाता हूँ ये किस तरह से डिपेंड करता है, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं लेंथ ऑफ द वायर पे कैसे डिपेंड करता है। एक सिंपल सा एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। मान लीजिए आपके पास ये एक तालाब है, ठीक है, ये एक पॉन्ड है, छोटा सा पॉन्ड है, तालाब है, और इससे आपने पानी ले जाना है अपने खेत को, ठीक है। ये आपका खेत ए है, ये आपका खेत बी है, ठीक है। आपके पास 2 खेत है, 2 फील्ड है, इन दोनों फील्ड को आपने यहां से पानी ले जाना है, इसको भी और इसको भी सेम अमाउंट ऑफ वाटर ले जाना है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि किसको ज्यादा पानी पहुंचेगा। अगर हम सेम अमाउंट ऑफ वाटर, इसको भी इतना ही अमाउंट ऑफ वाटर हम लेंगे, इसको भी, बी को भी इतना ही अमाउंट ऑफ वाटर अगर हम लेंगे, तो ये इस पॉन्ड से कितना पानी, किसको ज्यादा पानी पहुंचेगा। ऑब्वियस सी बात है ए को ज्यादा पानी पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि जितना रास्ता लंबा होगा उतना ही रुकावटें भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, लेंथ होता है। ये चीज याद रखना, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जितना लेंथ ज्यादा होगा, जितना रास्ता लंबा होगा, उतना ही रुकावटें भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब मैंने आपको कल भी बता दिया था, अगर लेंथ ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, अगर लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम होगी, ठीक है। अब बात करते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है मोटाई, उसका थिकनेस कितना है, ठीक है। हम 2 एग्जांपल लेंगे। एक ये हमारे पास एक वायर है जिसका थिकनेस कम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, और ये एक वायर लेंगे जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, ठीक है। 2 वायर है हमारे पास जिसका एक का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, दूसरे का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है। इसका थिकनेस कम है, इसका थिकनेस ज्यादा है। आप मुझे बताइए कि किस में से करंट जो है वो आराम के साथ फ्लो कर सकती है, बिल्कुल आराम के साथ फ्लो कर सकती है, ठीक है। तो आप ऑब्वियस सी बात है करंट जो है इसमें से जो है आराम से फ्लो कर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो रेजिस्टेंस जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, जितना उस कंडक्टर का थिकनेस ज्यादा होगा, उतना करंट जो है वो आराम के साथ फ्लो कर जाएगी। जब करंट आराम के साथ फ्लो कर जाएगी तो रेजिस्टेंस ऑब्वियसली क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो ये हुआ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब बात कर लेते हैं नेचर ऑफ मटेरियल पे, ये किस तरह से डिपेंड करता है। देखिए मैंने अभी कहा रेजिस्टेंस किस वजह से होता है। रेजिस्टेंस होता है एटम्स ऑफ द कंडक्टर, जो कंडक्टर के अंदर एटम्स जो मौजूद होता है उनकी वजह से होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस। तो आपको मालूम है केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा है कि जो कंडक्टर है, अलग अलग कंडक्टर, उसमें अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। इसीलिए क्या होगा, उनकी रेजिस्टिविटी भी अलग अलग होगी, ठीक है। अगर हम बात करें कॉपर की या अगर हम बात करें सिल्वर की, तो इनमें जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। इनमें जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है। इसीलिए आप देख सकते हैं हम अपने घरों में जो है कॉपर का वायर यूज करते हैं, सिल्वर का इसलिए नहीं यूज करते क्योंकि वो महंगा है, ठीक है। तो अगर इसके बरक्स हम दूसरे मेटल की बात करें, खासकर एलॉय की अगर हम बात करें, तो जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें निक्रोम की, जो कि हमारे जो हीटर्स वगैरह होते हैं इनमें यूज होता है ये वायर, ठीक है। अगर हम निक्रोम की बात करें, इसी तरह मैग्नीन की बात करें, तो इनका रेजिस्टेंस जो है बहुत ही हाई होता है। तो इसी तरह से ये नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। कुछ मटेरियल का रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है और कुछ मटेरियल का रेजिस्टेंस जो है बहुत ही हाई होता है, ठीक है।
अब लास्ट में बात कर लेते हैं टेम्परेचर पे, टेम्परेचर के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा इधर ही लिख लेता हूँ। एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, मेटल के केस में जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर मेटल का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो उसमें उल्टा हो जाता है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाती है। अब ये क्यों कम हो जाती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ। मैंने अभी आपसे कहा मेटल के केस में क्या होती है, मेटल के केस में टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है। अब आपके जहन में दो सवाल आ रहा होगा कि पहला तो ये कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ ये रेजिस्टेंस क्यों बढ़ता है, और दूसरा सवाल ये कि जिन वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है वो गर्म क्यों होता है, ठीक है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूँ। आपने अपने घरों में हीटर या हीट किंग यूज़ किया होगा, ठीक है। तो हीटर के केस में क्या होता है, जो ही आप स्विच को ऑन करते हैं, क्या वो हीटर एकदम से गर्म हो जाता है? नहीं होता। वो धीरे धीरे गर्म होने लगता है और धीरे धीरे वो लाल होने लगता है, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है और वो ज़्यादा हीट प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक। तो पहला सवाल कि टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस क्यों बढ़ता है। मैंने अभी कहा रेजिस्टेंस किसकी वजह से होता है। रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर के अंदर मौजूद इन्हीं एटम्स की वजह से होता है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि इस कंडक्टर का जो है टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। अब टेम्परेचर अगर बढ़ जाए तो क्या होता है, ये एटम्स जो है अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहा होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ ये ज़्यादा वाइब्रेशन करने लगता है अपनी जगह पे, ठीक है। मान लीजिए पहला ये एटम था और इलेक्ट्रॉन यहाँ से गुजर रहा था, ठीक है। बिना कोलिजन के इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से गुजर रहा था, लेकिन क्योंकि इसका टेम्परेचर बढ़ने के साथ अब ये ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है, तो अब ये सारे क्या होंगे, ये सारे जो है ज़्यादा वाइब्रेट करने लगेगा। इस वजह से क्या होता है कि जो चांस ऑफ कोल्यूजन है, जो प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी ऑफ कोल्यूजन है वो बढ़ जाती है, ठीक है। अगर कोल्यूजन ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यही वजह है कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो एटम्स होते हैं वो ज़्यादा वाइब्रेट करने लगते हैं, ठीक है। और कोल्यूजन जो है वो पहले के निस्बत ज़्यादा होने लगती है, ठीक। तो दूसरा सवाल ये था कि ये रेजिस्टेंस जिन वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है वो गर्म क्यों होता है, ठीक है। तो जिन वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, मतलब क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन को अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना हो और इसका अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उससे ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, सही सी बात है, ठीक है। तो अगर ये ज़्यादा वर्क कर रहा है तो उसका ज़्यादा एनर्जी लॉस होगा, तो ये एनर्जी जो है इन द फॉर्म ऑफ क्या होता है, हीट लॉस होता है, ठीक। तो इसी वजह से जो जिन वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है वो ज़्यादा गर्म होने लगता है, ठीक है। तो ये हुआ फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी या इसे हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या हो, रेजिस्टिविटी क्या होती है, और या तो हम इसे कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। तो मैंने अभी आपसे कहा जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस पे होता है, लेंथ बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। और हमने कहा रेजिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। और ये रेजिस्टेंस जो है किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। ये चीज़ हमने कहा। ओम्स लॉ में हमने आपसे कहा था कि
हम क्या करते हैं, जो कंडक्टर का टेम्परेचर ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल इसको कांस्टेंट रखते हैं, इसको चेंज नहीं होने देते, ठीक है। तो अगर ये दोनों मान लेते हैं कि कांस्टेंट है तो ये इन दोनों पे तो डिपेंड करेगा, लेंथ पे तो डिपेंड करेगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे तो डिपेंड करेगा, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन करके हम इस तरह से लिख सकते हैं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। इस तरह से लिख सकते हैं इन दोनों को कंबाइन करके, ठीक। तो यहाँ से अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा दें तो ये हमारा बनेगा R इज इक्वल टू, ये आएगा हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट L डिवाइडेड बाय A। यहाँ पे इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम कहते हैं रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हम इसे कहते हैं। और जो सिंबल यहाँ पे यूज हुआ है, इस सिंबल को हम कहते हैं रो, ठीक है। अलग अलग जगह पे इस सिंबल का अलग अलग इस्तेमाल होता है। कहीं जगह पे इसको हम डेंसिटी भी कहते हैं, ठीक है। तो अलग अलग जगहों पे इस सिंबल का अलग अलग यूज़ होता है, इसमें कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हम रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला एक्सप्रेशन हम निकाल सकते हैं। तो रेजिस्टिविटी हमारा बनेगा यहाँ से रो इज इक्वल टू, इस ए को इधर ले जाए और एल को भी नीचे ले आए, तो ये हमारा बनेगा आर इंटू ए डिवाइडेड बाई एल। तो यही आएगा, ए को मैंने इस साइड ले लिया तो ये बनेगा आर इंटू ए, और ये एल जो है नीचे आ जाएगा तो ये हुआ आर ए डिवाइडेड बाई एल, ठीक है। तो ये हुआ हमारा रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हमारे पास आया, रो इज इक्वल टू आर ए डिवाइडेड बाय एल। आर हमारा रेजिस्टेंस है, ए हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और एल हमारा लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, ठीक है। यहाँ तक अगर मान लेते हैं कि उस वायर का जो लेंथ है वो 1 मीटर का है, ठीक है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 के बराबर है, तो हमारा यही इक्वेशन हमारे पास आएगा, रो इज इक्वल टू आर, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? रेजिस्टिविटी हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर हैविंग यूनिट लेंथ and unit area of cross section, ठीक है। तो एक वायर जिसका लेंथ जो है 1 मीटर का है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 है, तो वो कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा टू द फ्लो ऑफ करंट, इस चीज को हम कहते हैं रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो रेजिस्टेंस प्रोवाइड बाय ए वायर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसे हम कहेंगे रेजिस्टिविटी ऑफ दैट मटेरियल, कि वो कितना एक वॉल्यूम लेंथ जो है कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा टू द करंट फ्लो, इसी चीज को हम कहेंगे रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो इसका एसआई यूनिट हम यहां से निकाल सकते हैं, एसआई यूनिट, इसका एसआई यूनिट हम यहां से निकाल सकते हैं। देखिए आर रेजिस्टेंस को हम ओम में मेजर करते हैं, इसका एसआई यूनिट ओम होता है। एरिया क्या होता है? एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ भी हम मीटर में मेजर करते हैं, ब्रेथ भी हम मीटर में मेजर करते हैं, तो ये हमारा बनेगा मीटर स्क्वायर। तो ये आएगा ओम मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ को भी हम किस में मेजर करते हैं? मीटर में। तो यहाँ से 1 मीटर और 1 मीटर काट हो जाएगा, तो ये हमारे पास बचा ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है ओम मीटर, ठीक है। तो ये हुआ आज के लेक्चर में हम बस इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा रेजिस्टेंस के बारे में। तो रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया, रेजिस्टेंस का सिंपल सा मीनिंग है ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावटें। तो करंट फ्लो के लिए जितनी भी रुकावटें जो है कंडक्टर प्रोवाइड करती है, उस चीज़ को हम कहते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस को हम ओम में मेजर, इसका ऐसा यूनिट जो है वो ओम्स होता है, ठीक है। फिर हमने कहा फैक्टर इफेक्टिंग रेजिस्टेंस जो है वो 4 चीज़ों पर डिपेंड करता है। लेंथ पे, जितना लेंथ हमारा बढ़ता है उतना रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होता है। और हमने कहा सेकंड में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन,
जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होता है उतना ही रेजिस्टेंस कम होता है। और हमने कहा नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, अलग अलग मटेरियल का, क्योंकि अरेंजमेंट ऑफ एटम अलग अलग होता है, इसी वजह से उनका रेजिस्टेंस भी अलग अलग होता है। ठीक है, फिर आखिर में हमने कहा टेम्परेचर पे, हमने कहा मेटल के केस में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। फिर आखिर में हमने पढ़ा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, या हम इसे कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो हमने कहा था रेजिस्टिविटी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमने ये निकाला। तो रेजिस्टिविटी क्या होता है, एक यूनिट लेंथ ऑफ वायर जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 है, तो वो कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा टू द फ्लो ऑफ करंट, इसी चीज़ को हम कहते हैं रेजिस्टिविटी, और उसका ऐसा यूनिट होता है ओम मीटर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू, हैव ए गुड डे।